नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद और बहुत ज़्यादा गैप के बाद आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ। गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता है कि मैं वीडियोस खुद ही लिखती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे पास कोई और नहीं है हेल्प करने के लिए। तो अगर मैं किन्हीं कामों में बिज़ी होती हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वीडियोस बनाना। तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो सके मैं दूँगी। आप भी अपना सपोर्ट, आप भी अपना सहयोग मेरे साथ बनाकर रखिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था कि अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है किसी चीज़ की, तो मेरे पास साइंस की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम साइंस स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए साइंस की लेक्चर्स स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें से हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी। गाइज, आई एम फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल बायोलॉजी पढ़ाने में हूँ। अगर बात रही केमिस्ट्री और फिजिक्स की, जो कि 9th 10th ग्रेड की ही आती है, उसके लिए भी मैं आपका कोई ना कोई अरेंजमेंट कर दूंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो भी बायोलॉजी का सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, जो यूकेपीएससी में आने जैसा होता है, या जो टॉपिक्स यूकेपीएससी में या किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जो पहला टॉपिक है जो हम बायोलॉजी से उठाएंगे वो है सेल। देखिए, सेल यानी हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका। सेल क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, किसी चीज से स्टार्टिंग होती है उसकी बनने की, तो सेल हमारी बॉडी का या किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हमारे जीवन शैली की स्टार्टिंग हमारे सेल से यानी कि कोशिका से ही होती है। ठीक है, तो सेल को हमने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी वो चीज, वो कोशिका जहां से हमारी स्टार्टिंग हुई है। हम जब बनते हैं तो हम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं सिंगल सेल कोशिकाओं में डिवीजन होता है और हम पूरा एक ह्यूमन बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हीं कोशिकाओं में, इन्हीं सेल्स में डिवीजन होने की वजह से ह्यूमन बॉडी बनती है। देखिए, एक होता है सेल, सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल हम बोलते हैं टिश्यूज यानी ऊतक, और टिश्यूज के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन। और उसके बाद जब ऑर्गन्स मिलके पूरी एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आज इसी सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल से हमारा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, हम उसके बारे में देखेंगे। सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे सेल इंपॉर्टेंट है और कैसे सेल एक फंक्शनल यूनिट है हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि वो क्या चीज है जो किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जीवित जंतु को जीवित बनाती है। तो उसका आंसर था ये। हम, अगर मैं आपसे बात करूं बुक की, तो हम बुक को रेफर करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी। सेल वाले चैप्टर के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी हम रेफर करेंगे। मैंने उसी से ही आपके लिए ये मटेरियल तैयार किया है। अगर आप ना भी पढ़ना चाहें 9th क्लास की एनसीईआरटी तो भी मत पढ़िएगा, आपको जो भी यहाँ पे मिलेगा कंप्लीट मिलेगा, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था एनसीईआरटी की बुक में कि वो क्या चीज है जो एक जीवित चीज को जीवित बनाती है, यानी कि विच मेक्स अ लिविंग थिंग लिविंग। तो उसका आंसर था कि उसके बॉडी में प्रेजेंस, उसकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल हर एक जीवित जीव जंतु में होता है, हर जीवित जीव जंतु के अंदर सेल होता है। सेल सिंगल सेल भी हो सकता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। देखिए, इसमें यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब होता है कि उसके शरीर में कितनी कोशिका संरचना है, यानी कि कितना, कैसा सेल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल प्रेजेंट होता है जो उसकी बॉडी में चलने वाले सारी प्रक्रियाएं, सारे सेलुलर फंक्शंस करता है। जैसे कि हम बात कर लें बैक्टीरिया सेल की, जो बैक्टीरिया सेल माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है वही बैक्टीरिया एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी है। तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो अपने जीवन शैली में चलने वाली सारी प्रक्रियाएं परफॉर्म करता है। उसके बाद आते हैं दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन। इन
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक सेल का काम एक निर्धारित फंक्शन करना है, यानी कि मेनी सेल्स आर प्रेजेंट टू परफॉर्म स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। हर एक सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। जैसे कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है नर्व सेल्स, उनका फंक्शन अलग है। हमारे ब्लड में प्रेजेंट है ब्लड सेल्स, उनका फंक्शन अलग है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से हर एक सेल का फंक्शन अलग होता है। ठीक है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हमने बोला बायोलॉजी, वैसे ही स्टडी ऑफ सेल्स, सेल के लिखने पढ़ने को, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर पढ़ें, सेल के फंक्शन के बारे में हम पढ़ें, तो उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। इसमें वर्ड साइटो का मतलब है सेल, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल, इट्स फंक्शन, इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखें कि सेल, सबसे पहले हम जो सेल बोल रहे हैं इसकी खोज किसने की, ये मिला कहां से। तो सबसे पहले सेल को कॉर्क सेल में देखा गया था। कॉर्क एक लकड़ी है, एक वुड है। ठीक है, आपने अगर वाइन की बॉटल्स देखी होंगी, अगर आपने वाइन की बॉटल्स देखी होंगी तो बॉटल के यहाँ पे लकड़ी का एक ढक्कन लगा हुआ होता है, तो इसे बोलते हैं कॉर्क। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कॉर्क के स्लाइस को काटा और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें इस तरीके से हेक्सागोनल रूम्स टाइप स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो गए। अगर बात करूं मैं इस कॉर्क सेल की, तो ये कॉर्क सेल एक डेड सेल था, एक मृत कोशिका थी। तो उन्हें जो दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के अंदर, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोशिका की सेल वॉल दिखाई दी, उसकी बाहरी दीवार दिखाई दी, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के जो भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उन्हें नहीं दिखे। ब्रिटेन के ये साइंटिस्ट थे, वहां पर स्मॉल स्मॉल रूम्स को सेल कहते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने इनको भी सेल कह दिया कि this structure, this material, this cork material is made up of many cells। ठीक है, तो जो सेल वर्ड है वो डिस्कवर किया जाता है रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में। याद रखेंगे, बहुत बार अगेन एंड अगेन पूछा जाने वाला सवाल है। इन्होंने स्मॉल स्मॉल रूम्स देखे, ठीक है, इसी वजह से उनका नाम सेल रख दिया। हालांकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो एक डेड सेल था। उन्होंने सिर्फ डेड सेल की डेड सेल की सेल वॉल देखी थी, ठीक है, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। रॉबर्ट हुक ने ना तो न्यूक्लियस देखा, यानी कि नाभिक, ना तो कोई और कोशिकाओं के अंग देखे, यानी कि कोई भी और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं देखे जो बाकी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सबसे पहले नाम आता है सेल डिस्कवर करने का, तो उसमें सबसे पहला नाम है रॉबर्ट हुक का। 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने कॉर्क में सेल देखा, लेकिन वो एक डेड सेल था, इन्होंने एक मृत सेल देखा था। इसके बाद अगर बात करें लाइव सेल देखने की, तो सबसे पहले जीवित कोशिका देखी जाती है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा, जिनका शॉर्ट फॉर्म में हम एवी ल्यूवेनहुक भी कह देते हैं। इन्होंने एक अलगी है स्पाइरोगायरा, उसके सेल को देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो ये एक लाइव सेल देखने का काम किसने करा, एवी ल्यूवेनहुक ने करा 1674 में। इन्हें सेल की वॉल के साथ साथ सेल के अंदर चलने वाले जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सब कुछ दिखाई दिया। तो डेड सेल की बात करी जाए तो रॉबर्ट हुक आएंगे नाम में। लिविंग सेल की बात करी जाए तो एवी ल्यूवेनहुक आएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर वहां पे स्पेशली मेंशन है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो आपका आंसर एवी ल्यूवेनहुक हो जाएगा। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। देखिए, सेल के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये जो जीव जंतु हैं ये किसी तरीके के सेल से बने हैं। अब ये सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी यानी कि अब ये बताया किसने कि ये सेल क्या है और ये क्या काम करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान, और एक साइंटिस्ट थे मैथियस जेकब स्लेडन। स्लेडन काम कर रहे थे प्लांट सेल पे और स्वान काम कर रहे थे एनिमल सेल पे। ये दोनों ही मित्र थे, दोस्त थे, आपस में अपने डिस्कवरीज को शेयर करते हैं। तो ये निकल के आउटकम जो आता है, इनका जो सार आता है इनकी डिस्कवरी का, वो ये आता है कि चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों ही एक तरीके के, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों ही सेल से मिलकर बने हैं। दोनों में जो एक कॉमन स्ट्रक्चर है वो है सेल। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्टोरी का, इन्होंने अपने डिस्कवरी का क्या सार निकाला। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी
एंड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित जीव है उनमें सेल ही उनकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसी से ही उनकी पूरी बॉडी का संरचना बनी है। ठीक है, तो ये थी स्लेडन एंड स्वान की सेल थ्योरी। इसके बाद इस थ्योरी को फर्दर कंक्लूड करते हैं रोडोल्फ विर्चो इन 1855। 1855 में रोडोल्फ विर्चो ने इसमें एक एडिशन किया। देखिए स्लेडन एंड स्वान जो थे उन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन वो ये बताने में असमर्थ हो गए थे कि जो सेल वो आज प्रेजेंटली देख रहे हैं ये सेल कहाँ से आया। तो ये काम करा रोडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कहा था जो भी एक सेल है वो अपने आने वाले सेल को जन्म देता है, यानी कि ये सेल आया इस सेल से, ये सेल आया इस सेल से और ये सेल आया इस सेल से। एवरी सेल कमिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, हर एक सेल अपने पूर्व निर्मित सेल से बनता है। एवरी सेल इज बोर्न ऑफ अ प्रीवियस सेल, और वो अपने प्रीवियस सेल से बना होगा। तो इन्होंने एक लाइन बोली ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसमें ओमनिस का मतलब होता है ऑल और सेलुला ई सेलुला का मतलब द सेल इज मेड फ्रॉम द प्रीवियस सेल। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहले स्लेडन, फिर आते हैं स्वान और फिर आते हैं विर्चो। इन तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेल थ्योरी थी जिसे मॉडर्न सेल थ्योरी बोला। इनका कहने का मतलब था ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। कोशिका विभाजित होने के बाद अपने नए सेल का निर्माण करती है। सेल के अंदर हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो प्रीवियस सेल है उसमें जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हमारे नए सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो सेल टू सेल पास ऑन होती है। तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। ये था नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर हमने सेल को कितने पार्ट में डिवाइड करा था, 2 पार्ट में, एक था यूनिसेलुलर एक थे मल्टी सेलुलर। ये थे नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर। लेकिन एक और डिवीजन का बेसिस आता है जो कि है कैरियोट बेसिस। कैरियोट का मतलब बायोलॉजी की लैंग्वेज में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोट का मतलब बायोलॉजी की लैंग्वेज में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस या कैरियोट के बेसिस पर हमने सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोट में जो प्रो शब्द है उसका मतलब होता है बिफोर, पहले बना हुआ, प्रिमिटिव, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड, प्रीवियस, बिफोर, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं किसके, प्रो के। ठीक है, और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनमें जो न्यूक्लियस है वो ओल्ड टाइप का है, वो प्रिमिटिव टाइप का है, वो प्रीवियस टाइप का है, उन्हें हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोट में यू का मतलब होता है बायोलॉजी की लैंग्वेज में ट्रू, सच्चा, और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है, यानी कि जैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए वैसा ही प्रेजेंट है, तो उन्हें हमने बोला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने बोला कि उनका न्यूक्लियस प्रीवियस टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है, तो इसका मतलब है कि उनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। उनके जब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, और किसी भी डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स यानी कि किसी भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनस यानी कि जिसके ऊपर किसी तरीके की परत है, कि कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट नहीं होते। अभी हम आगे देखेंगे कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स से क्या हमारा मतलब है। न्यूक्लियर मटेरियल सेल के अंदर स्कैटर्ड रहता है, ऐसे ही बिखरा रहता है। अब न्यूक्लियर मटेरियल क्या क्या, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये होता है न्यूक्लियर मटेरियल। तो सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही बिखरा रहता है। ठीक है, इनमें किसी भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इनके नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूक्लियोइड कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस वाले एरिया को, वहां पे न्यूक्लियस नहीं है। इसमें ऑइड का मतलब जो है सफिक्स में ओआईडी, ऑइड का मतलब होता है लाइक दैट, उस जैसा। तो यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है पर न्यूक्लियस जैसा कुछ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है इन
न्यूक्लियस की जगह। ठीक है, तो ये थे प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मटेरियल हमने आपको बता दिया, वो होते हैं प्रोटीन, डीएनए, आरएनए डायरेक्टली साइटोप्लाज्म, यानी कि जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल, जो सेल का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसमें बिखरा हुआ होता है। देखिए ये है, अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं, ये है न्यूक्लियस, ये है सेल मेम्ब्रेन, तो ये पूरा लिक्विड मटेरियल यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा ना, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये थे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये है सेल मेम्ब्रेन, इनका न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही बीच में प्रेजेंट होगा, इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियर मटेरियल डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके होगा? साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होती है। समझ में आ गई बात? अब बात करें अगर एग्जांपल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस और ब्लू ग्रीन अलगी। ये मैं ब्लू ग्रीन अलगी बोल रही हूँ, बट इट इज द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया विच इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। इसको ब्लू ग्रीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अपीयर होता है ब्लू ग्रीन कलर जैसा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। पहली बात तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होगा। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हमारे ब्रेन सेल की बात करें यानी कि नर्व सेल की बात करें तो उनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। अगर हमारे आरबीसीज की बात करें तो उनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। तो यानी कि सारे के सारे सेल्स हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लांट और एनिमल सेल भी एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल पे सेल वॉल होती है, बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्लास्टिड को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्लास्टिड्स का काम होता है, इसमें एक चीज होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्लांट्स को उनका खाना बनवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल के पास। एक वैक्यूल होता है जो कि बड़े साइज का होता है। देखिए, बात करें अगर वैक्यूल की, वैक्यूल एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट साइज के अगर कंपैरिजन करें तो एनिमल सेल का वैक्यूल स्मॉलर साइज का होता है और प्लांट सेल का वैक्यूल बड़े साइज का होता है। ठीक है, तो बात करें अगर सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते। प्लांट और एनिमल सेल में भी फर्क है। और अगर एक इंसान के अंदर सेल की बात करें तो एक इंसान के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल में फर्क होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल हमें समझ में आया। ये है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। ठीक है, इसमें देखिए ये डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का। एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी अपैरेटस होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इन सब को कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारे सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल से। तो सबसे पहले नंबर आता है सेल मेम्ब्रेन का। जैसे हमारे घरों में दीवार होती है, हमारे घर में दीवार का काम क्या है? हमारे रूम को, हमारे हाउस को प्रोटेक्शन देना, हमारे हाउस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, हमारे हाउस को एक शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, किसी भी डैमेज से बचाना। ओके, तो उसी तरीके से जैसे कि हमारे घर में एक दीवार का काम है, वैसे ही हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन भी सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। देखिए, प्रोटीन तो हम जानते हैं, नाम हमने सुना है, लेकिन लिपिड्स क्या होते हैं? जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, फैटी एसिड्स, उसकी चेन से मिलकर बना होता है लिपिड, यानी कि वसा से मिलकर बना होता है लिपिड। और प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड की चेन से मिलकर। ये जो केमिकल नेम्स हैं ये हम ऐसे ही याद रखेंगे, इसमें मैं आपको कोई भी सहायता नहीं कर सकती। ठीक है, लिपिड बना होता है फैटी एसिड की चेन से और प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड की चेन से। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन मेजरली जो लिपिड की बनी होती है, और वो भी किस तरीके के लिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो यानी कि लिपिड्स कंटेन द फॉस्फोरस ग्रुप ऑल्सो। ये बाय लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आपको आगे सेल मेम्ब्रेन की फोटो भी दिखाऊंगी। देखिए, एक
लेयर ऊपर होती है, ठीक है, और एक लेयर नीचे होती है। अब आप मुझे बताइए कि तेल होता है ऑयल और लिपिड, ये चीज एक जैसी तो हो गई। ऑयल में क्या होता है फैट, लिपिड में क्या होता है फैट। तो क्या ये वाटर की तरफ कैसा बिहेवियर रखते हैं, यानी कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। देखिए लिपिड जो होते हैं और या फिर ऑयल्स जो होते हैं वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, सॉरी, फोबिक में, फोबिक का मतलब है, फोबिया का मतलब होता है डर। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में टेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, तो जो ये टेल है ये लिपिड की बनी होती है और हेड बना होता है फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि ये पानी की तरफ लव शो करेगा, पानी को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, क्योंकि ये लिपिड से बनी है और लिपिड पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अगर आप पानी में तेल डालेंगे तो तेल पानी की ऊपरी सतह पे ही रह जाएगा, पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की मैंने बारे में आपको बता दिया। लिपिड्स अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर और इनका जो हेड होता है वो मेम्ब्रेन के बाहर लगा हुआ होता है, बिकॉज इनकी जो टेल होती है, यानी कि जो लिपिड टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, इसलिए अंदर की ओर धसी हुई होती है ताकि पानी के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अगर लिपिड की जो टेल है वो ऐसे होती तो बाहर क्या है हमारी बॉडी में, वाटर है, तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, सरवाइव नहीं कर पाती। अगर वो इस तरीके से सेल के अंदर होती तो सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, वो भी पानी ही है, लिक्विड मटेरियल ही है, तो उसमें भी वो सरवाइव नहीं कर पाती, अपना काम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। यही रीजन होता है बाय लेयर बनने का, कि दो लेयर बन गई, अब क्या हुआ, टेल्स ने एक दूसरे की तरफ को फेस कर दिया और कोई भी लिक्विड मटेरियल के कांटेक्ट में ये नहीं आया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पे फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी लगे होते हैं, प्रोटीन्स भी लगे हुए होते हैं। जो प्रोटीन्स बाहर सरफेस पे लगे हैं सेल मेम्ब्रेन की उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और जो प्रोटीन अंदर लगे हुए होते हैं, अंदर धसे हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर लगे होते हैं मेम्ब्रेन की और इंटीग्रल प्रोटीन अंदर की ओर धसे हुए होते हैं मेम्ब्रेन के, ओके। एक अगर बात करें तो एक अच्छा स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का किसके द्वारा दिया गया था, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में, और इनके मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अगर एक इम्प्रूव्ड मॉडल की बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया 1972 में, और इस मॉडल का नाम हमने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि सपोर्ट स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करती ही है, लेकिन सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा उसको भी डिसाइड सेल मेम्ब्रेन ही करती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के अंदर क्या आएगा और क्या सेल से बाहर जाएगा, ये डिसीजन होता है मेम्ब्रेन का, कोशिका झिल्ली का, ठीक है। हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। सेलेक्टिवली का मतलब है कि ये सिलेक्शन करेगी कि किस मॉलिक्यूल को अंदर आने देना है और किस मॉलिक्यूल को बाहर जाने देना है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफर, कि किसको ये परमिट दे रही है अंदर जाने का। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। स्टार मार्क पॉइंट है, हमारी सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर और बाहर जाने के लिए प्रेजेंट होते हैं उनके लिए वो डिसाइड करती है क्या अंदर जाए क्या बाहर जाए। जो सेल के इधर उधर के मूवमेंट होता है उन्हें कहते हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए डिफ्यूजन जो होता है वो तीनों मीडियम में होता है, कौन कौन से, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मूवमेंट का मतलब है कि ये अपने हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि जहां पर जो चीज ज्यादा प्रेजेंट है वहां से वो मूव करना शुरू कर देगी जिस तरफ वो कम प्रेजेंट है। अगर बात करें पानी के मॉलिक्यूल की
तो पानी जहां पे ज्यादा है वहां से मूव करना शुरू कर देगा जहां पर कम है। यहाँ पर आपने दो टैंक को पाइप से कनेक्ट कर रखा है, एक टैंक को आपने फुल भर रखा है, एक टैंक को आपने आधा भर रखा है। तो अब क्या होगा, पानी जो होगा वो इस टैंक से इस टैंक में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक मूवमेंट होता है कि दोनों ही टैंक्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए, यानी कि समानता आ जाए। जो पानी पहले टैंक में प्रेजेंट है उतना ही पानी दूसरे टैंक में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, पानी पहले टैंक से दूसरे टैंक की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पर पानी ज्यादा मात्रा में है, हायर कंसेंट्रेशन में है, यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन में है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद इस तरीके के ट्रांसफर तीन तरीके के होते हैं। डिफ्यूजन, ये होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। और बात करें अगर ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस होता है ओनली इन वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझे हम बात। इसके बाद आती है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब देखिए, मैंने आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में तो बता दिया। अब इसमें क्या होता है ना कि हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन की बात भी आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, अंदर और बाहर। ठीक है, अगर इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी, किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें किसी भी तरीके की एनर्जी यूज नहीं हो रही है, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट ज्यादातर होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या है, देखिए न्यूट्रल का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज, कि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, यानी नहीं तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। प्लीज अपनी केमिस्ट्री की अगर आपने पढ़ा होगा तो 9th-10th में हमने पढ़ा होगा कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस। मैं उन्हीं चार्ज की बात कर रही हूँ कि वो मॉलिक्यूल्स जिनमें किसी भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैं आपको आगे बताऊंगी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आप याद रखेंगे, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वाटर। इसको मूव करवाने के लिए मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं लगती है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि कहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से मूवमेंट होगा जहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना विदाउट यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाटर जो मूव करता है मेम्ब्रेन के इधर या उधर उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस, बताया था मैंने। पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर को मूव नहीं क्रॉस नहीं कर पाते, उनको एक एक्स्ट्रा कैरियर की जरूरत पड़ती है, एक सहारे की जरूरत पड़ती है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अंदर बाहर करवाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी। अब ये एटीपी क्या है वो हम पढ़ेंगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे बस सुन के रख लेंगे। ठीक है, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स को हमें सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट करवाना पड़ता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कंसंट्रेशन प्रेशर है उसके विपरीत। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, अभी तक मूवमेंट कैसे हो रहा था, हायर टू लोअर, अब मूवमेंट होगा लोअर टू हायर। तो इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस एनर्जी की जरूरत जहां पड़ती है, जिस मूवमेंट में पड़ती है, उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका सीधा सीधा अगर आपको डेली लाइफ का एग्जांपल बताऊं तो जब आप माउंटेन्स पर चढ़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी के विपरीत मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर यही आप माउंटेन से नीचे उतरेंगे तो आप टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के सहारा लेकर अपने आप ही नीचे उतरते आएंगे, तो इसमें आपको किसी भी तरीके की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, समझ पाए हम। ठीक है, अब देखिए ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें से ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है, फॉस्फेट हेड, और ये टेल्स है हमारी लिपिड की बनी हुई। ठीक है, ये देखिए अंदर एक दूसरे की तरफ मूव करे हुए हैं, ना वो इधर की साइड मूव करे हुए हैं ना वो इधर की साइड मूव करे हुए हैं, क्योंकि इधर तो होगा वाटर
और इधर होगा साइटोप्लाज्म। क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है इसलिए ये वाटर की तरफ मूव नहीं कर सकती। ये बीच बीच में कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए हैं जिन्हें इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोला है। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल आता है जिसका नाम है सेल वॉल। अब हमने शुरू में बात करी थी प्लांट और एनिमल सेल की। प्लांट और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग है क्योंकि प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होता है सेल वॉल, एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। ये सेल को सपोर्ट देती है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, किसी भी मैकेनिकल डैमेज से बचाती है और सेल के अंदर और बाहर जो भी जाना है उसमें भी हेल्प करती है। देखिए प्लांट सेल के पास सेल वॉल इसलिए प्रेजेंट होती है बिकॉज प्लांट सेल को एक्स्ट्रा नेचर के साथ विथस्टैंड करना है, नेचर के साथ खड़े रहना है। ठीक है, हमारी तरह वो छुप नहीं सकता, हमारी तरह वो बच नहीं सकता, उसे तो नेचर को झेलना ही है। तो सेल की एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, सेल को डैमेज से बचाए रखने के लिए, सेल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग होती है सेल की। ठीक है, ज्यादातर ये फंगस और प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल सिर्फ सेल को शेप ही नहीं देती बल्कि इसे मैकेनिकल डैमेज से भी बचाती है, इन्फेक्शन से भी बचाती है और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है। सेल टू सेल इंटरेक्शन जरूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। हमने क्या बोला था, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यूज। तो सेल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हमने बोला टिश्यूज। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है सेल वॉल और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को भी रोकती है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसकी जरूरत हमारे सेल को नहीं है उसके मूवमेंट को भी रोकती है हमारी सेल वॉल। एल्गी के पास जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टेन्स, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जबकि अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये सारे हमें सेल वॉल किस किस में कैसी बनी होती है हमको याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। अगर सेल वॉल की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए जब प्लांट यंग होता है, अभी अपनी युवा अवस्था में है, तो उस समय सेल उसके पास प्रेजेंट होती है प्राइमरी सेल वॉल। ये इमेच्योर नेचर की होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल आगे ग्रो करके सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है और प्राइमरी सेल वॉल खत्म हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, मिडिल लैमेला एक स्ट्रक्चर है जो कि कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। ये जब सेल दूसरे सेल के साथ ग्लू करता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन के वक्त जब एक सेल दूसरे सेल के साथ ग्लू करता है तो बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला। ये था हमारा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दो हमने सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट कर लिए। जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपको एक्स्ट्रा नोट डाउन करनी है आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनेल, थर्ड सेल है हमारा, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस है उसी के ही कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होता है, उसी के ही कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट होता है। ट्यूब्स जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, जिसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स हो तो वो उसका स्ट्रक्चर उसके सरफेस पे अगर जैसे कि देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम को आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लगा के लिख सकते हैं, राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन बनेगा। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER कहते हैं उसके एब्रिविएशन फॉर्म में, और ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसकी सरफेस रफ अपीयर होती है, तो इस वजह से उसे बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसकी सरफेस स्मूथ अपीयर हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस यानी कि फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद एनिमल सेल्स में जो भी स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस भी एसईआर में होता है। ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होना शुरू हो जाता है और साइटोप्लाज्म में फैला होता है। देखिए इसके ऊपर ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है राइबोसोम्स। इसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन बनेगा और यहाँ पर बनेगा लिपिड यानी कि फैटी एसिड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल देखें, वो है गोल्गी अपैरेटस। कैमिलो गोल्गी ने फाउंड किया था 1898 में। रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड मॉडिफिकेशंस, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल जो सेल को अंदर या तो सेल के अंदर ही डिलीवर होंगे या सेल के बाहर डिलीवर होंगे। ठीक है, या तो वो इंट्रासेलुलर टारगेट्स के पास लेके जाएगा मटेरियल या तो एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट के पास। जो भी चीज सिंथेसाइज हुई, जो भी चीज बनी, अब उसे बदलाव की जरूरत है, उसे मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, तो वो मॉडिफिकेशन होगा गोल्गी अपैरेटस में। कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ने इन्हें ऑब्जर्व किया था इन 1898। जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, वो इन्हीं गोल्गी अपैरेटस में मॉडिफाई होता है रिलीज होने से पहले। गोल्गी अपैरेटस अदर देन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग एक चीज का फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। देखिए गाइस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिपिड्स का मतलब होता है फैट्स। तो वो फैट मॉलिक्यूल्स जिनमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी कनेक्टेड है उसे हमने बोला ग्लाइकोलिपिड। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी कनेक्टेड है उसे हमने बोला ग्लाइकोप्रोटीन। तो गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये स्ट्रक्चर है गोल्गी अपैरेटस का। ये गोल्गी अपैरेटस की सिस फेस है। सिस फेस से कोई भी मॉलिक्यूल एंटर होता है जो कि मॉडिफाई होना है, जो कि मॉडिफाई होना है, और ट्रांसफेस से इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। वेसाइकल्स का मतलब होता है स्मॉल बैग्स, छोटे छोटे थैले, और ट्रांसफेस से वो वेसाइकल्स के फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूल अंदर मॉडिफाई हुआ रिलीज हो जाता है अपने टारगेट पर जाने के लिए। ठीक है, तो ये काम है गोल्गी अपैरेटस का। और गोल्गी अपैरेटस के जो इस तरीके से आपको ये कर्व्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। इन्हीं सिस्टर्नी में मॉडिफिकेशन होता है चीजों का। ठीक है, इसके बाद आते हैं लाइसोसोम। देखो जहां पर लाइसोसोम आए, लाइसोसोम से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। इनको आत्महत्या की थैली बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। अब इन्हें सुसाइडल बैग्स क्यों बोला गया? क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम होता है किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में बदलने का। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हमारे सेल की एज हो जाए, अगर सेल में किसी भी तरीके का म्यूटेशन यानी कि कोई ऐसा बदलाव आ जाए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से लाइसोसोम सेल को बर्स्ट करवा देता है, सेल को फोड़ देता है। तो इसे हम कहते हैं सुसाइड ऑफ द सेल। पॉइंट क्लियर? इसलिए हमने इसे बोला सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। गोल्गी अपैरेटस की पैकेजिंग से बनते हैं। हमने देखा था ना, गोल्गी अपैरेटस की ट्रांसफेस से वेसाइकल्स रिलीज होती है, तो उन्हीं वेसाइकल्स की फॉर्म में लाइसोसोम्स भी फॉर्म होते हैं। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? गोल्गी अपैरेटस में।
लाइसोसोम की वेसिकल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दें। देखिए अगर वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो वो एंजाइम होगा कार्बोहाइड्रेज। किसी एंजाइम के पीछे ASE सफिक्स लगा होता है तो वो होता है एंजाइम, और वो डाइजेस्ट किसे करेगा, उसके प्रीफिक्स में जो चीज प्रेजेंट है उसे। कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन में प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज। लाइपेज एंजाइम है जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। न्यूक्लियेज एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। तो लाइसोसोम्स में क्या है, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं। अगर उसी सेल की एज हो जाए या सेल में कोई इस तरीके के बदलाव आ जाए तो वो सेल को बर्स्ट करवा देता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारे पास आता है वैक्यूल। वैक्यूल एक खाली स्पेस को कहते हैं। वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में होती है, लेकिन अगर बात करें प्लांट सेल के वैक्यूल की तो ये लार्ज साइज की होती है, और एनिमल सेल की वैक्यूल स्मॉल होती है। वैक्यूल का काम होता है हर चीज का स्टोरेज करना, चाहे वो चीज यूजफुल हो या वेस्ट हो। ठीक है, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। वैक्यूल के अंदर वाटर, सैप यानी कि न्यूट्रिशियस मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। नाउ ये प्रोडक्ट अब शरीर को किसी काम के नहीं है, सेल को किसी काम के नहीं है, इन्हें एक्सक्रीट करने की जरूरत है, सेल से बाहर निकालने की जरूरत है। तो वो प्रोडक्ट्स भी किसमें प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल्स में। और वो सारी चीजें जो सेल के लिए अब यूजफुल नहीं है वैक्यूल्स में स्टोर होती हैं। वैक्यूल जो इसकी सिंगल मेम्ब्रेन बनी होती है टोनोप्लास्ट की, और ये यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, न कि वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट की बनी होती है। प्लांट सेल का वैक्यूल 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल को कवर करे हुए होता है। इसके अलावा अगर एक ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जिसका नाम है अमीबा, तो अमीबा के अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये अमीबा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है, अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, यानी कि ऑस्मोसिस का रेगुलेशन करवाना। अब ऑस्मोसिस क्यों, क्योंकि अमीबा वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का अंदर बाहर ट्रांसफर होगा, तो कितने लेवल पे ट्रांसफर होना है उस लेवल को मेंटेन करने का काम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। अगर ज्यादा पानी का ट्रांसफर हो जाए तो अमीबा की सेल बर्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करवाना। बहुत सारे प्रोटिस्ट में, जैसे कि अमीबा जैसा ही प्रोटिस्ट है, इसमें क्या होता है, जब ये लोग फूड एनगल्फ करने वाले होते हैं। अमीबा कैसे खाता है फूड, अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो ये है अमीबा का सेल, ये न्यूक्लियस नहीं है गाइस, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, हम याद रखेंगे। अगर अमीबा के सेल को कोई फूड खाना है तो क्या होगा, इसके जो ये सूडोपोडियाज हैं, सूडोपोडियाज यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर, इसके पैर जैसे स्ट्रक्चर, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग्स। तो यहाँ पर कोई फूड है, वो फूड पार्टिकल को अपने सूडोपोडिया में एनगल्फ कर लेगा और इसके बाद उसे बिल्कुल अंदर निगल लेगा। तो ये तो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये बन गई फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होता है फूड जो उन्हें खाना है, और ये फूड वैक्यूल जब तक फूड डाइजेस्ट नहीं होगा मेंटेन रहेगी, उसके बाद डिसअपियर हो जाती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे सेल्स में, जैसे कि प्रोटिस्टा में, फूड वैक्यूल भी बनती है एट द टाइम ऑफ एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में एक ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल कितना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उस पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर प्रेजेंट होता है। एक सेल में एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है एटीपी,
और अब ये एटीपी क्या है, ये एटीपी है एनर्जी ऑफ द सेल। सेल को चाहने वाली एनर्जी जिससे सेल काम करेगा वो जनरेट होती है एटीपी में, वो जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम लोगों को एनर्जी मिलती है खाना खाने से, ऐसे ही सेल को एनर्जी मिलती है एटीपी के मॉलिक्यूल से। इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो जितनी ज्यादा जिस सेल को एनर्जी की जरूरत है, जितना ज्यादा वो सेल अपनी क्रियाओं में इन्वॉल्व है, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उतनी ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज उसमें प्रेजेंट होंगे। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में नहीं होगा, एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा। हर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन उसकी इनफोल्ड हो जाती है। ठीक है, अगर आगे मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का सही वाला स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। बाहर वाली मेम्ब्रेन कंटिन्यूअल बाउंड्री बनाती है सेल ऑर्गेनेल की। इस ऑर्गेनेल की अंदर की मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बना लेती है। इन इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिए गाइस, दो तरीके के रेस्पिरेशन है, एक है एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक है एनएरोबिक यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में दोनों ही तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जो कि होता है हमारे मसल सेल्स में। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस समय हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे मसल सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि होती है एटीपी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कि सेल का पावर हाउस, बिकॉज इसमें सेल की पावर बन रही है जो है एटीपी। आपको एटीपी के बारे में ज्यादा पता रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है एटीपी इज द एनर्जी ऑफ द सेल। हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो ये मैट्रिक्स क्या करता है, इस मैट्रिक्स में सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह वो परफॉर्म होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक स्पेशल चीज होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये चीज हम नोट डाउन करेंगे, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। इसका मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम यहाँ पे राइबोसोम के आगे 70s लिख लेंगे, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको राइबोसोम जब बताऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, जिसके पास खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम है। ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा कौन से ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपके लिए है माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऑर्गेनेल आगे भी आएगा क्लोरोप्लास्ट नाम से, प्लास्टिड में प्रेजेंट है। तो इसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो इसके पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये दो ऑर्गेनेल आप याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम होता है, वो भी 70s। ये राइबोसोम अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। तो राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होता है। अब मैंने आपको बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में एक से ज्यादा नंबर में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। अब फिजन का प्रोसेस क्या है, देखिए एक ऑर्गेनेल है, एक ऑर्गेनेल दूसरे ऑर्गेनेल को बनाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। जब ये दोनों डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से दो सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ही एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। फिर दो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से डिवीजन होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर इंक्रीज करता है सेल में अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा ये। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेंगे प्लास्टिड्स, और एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लेना या इग्लोनॉइड्स, उसमें भी मिलते हैं। प्लास्टिड्स को पिगमेंट के बेसिस पर, यानी कि उनके अंदर किस तरीके के रंग प्रेजेंट है उसके बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट में आ रहा है क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल, कि वो प्लास्टिड जिनके पास क्लोरोफिल है वो आते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के, यानी कि लाइट एनर्जी को पकड़ने के लिए। और क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से ही प्लांट सेल्स में होता है फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस क्या है कि ये प्लांट इससे बनाता है अपना फूड, अपना खाना। तो प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए जरूरी है क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकता है। और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हमने प्लास्टिड पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर। वो वाले प्लास्टिड्स जो प्लांट के पार्ट को कलर देते हैं, जैसे कि येलो, रेड, ऑरेंज। आपने फ्रूट देखा होगा, आपने फ्लावर देखा होगा, आपने लीव्स देखी होंगी, अलग अलग रंगों की होती हैं। तो ये रंग किस वजह से आए हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। एक और प्लास्टिड होता है जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है आइदर व्हाइट और कलरलेस, कि वो प्लास्टिड जिनके पास कोई कलर नहीं होता, अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, जो भी अंदर जो भी प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट बने हैं उन्हें स्टोर करना। अब देखिए हम वेजिटेबल्स खाते हैं, किसी वेजिटेबल में विटामिन होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये प्लास्टिड के ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर हो रहे हैं ये न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, यानी कि अमाइलो का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि एक एग्जांपल पोटैटो। फिर है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट में स्टोर होते हैं ऑयल्स एंड फैट्स। फिर आता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में स्टोर होता है प्रोटीन। तो ये हम तीनों नाम याद रखेंगे, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, एलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स, एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन। हमने बोला कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब ये क्लोरोप्लास्ट लीव्स के मीजोफिल सेल्स में है। लीव्स के मीजोफिल सेल्स में, देखिए गाइस आई नो बहुत सारे फैक्ट्स हो जाने हैं पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। पीसीएस लेवल एग्जाम इज ऑल डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स। फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, तो आपको फैक्ट्स तो रटने ही पड़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट लीव्स के पास एक मीजोफिल टाइप के सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी, अभी पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये है क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, ये है क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा इज दी खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखिए ये पाइल को, पूरे पाइल को हमने बोला ग्रेनम। इसमें जो एक कॉइन है, इसे कॉइन्स मान सकते हैं, इसमें जो एक कॉइन है उसे हम बोल रहे हैं थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड में प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड, ये चीज भी हम याद रखेंगे। थाइलाकॉइड अरेंज होते हैं पाइल ऑफ कॉइन्स में, यानी कि कॉइन्स के चट्टे में। इस पाइल को बोला हमने ग्रेना। स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का ब्लैंक स्पेस है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का। जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता रही थी, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है। तो दो हमने पढ़े अदर देन न्यूक्लियस, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होता है। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम बहुत माइन्यूट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। राइबोसोम्स बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के, आरएनए के। इनमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
अब राइबोसोम्स दो तरीके के होते हैं, एक है 70S, एक है 80S। इस S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन यूनिट। सेडिमेंटेशन यूनिट, सेडिमेंटेशन का मतलब है अगर आप किसी भी चीज को सर्कुलर वे में रोटेट करेंगे तो एक समय पे आने के बाद वो चीज एक सतह पर जम जाएगी, बैठ जाएगी, तो ये होता है सेडिमेंटेशन, जमना। ठीक है, जब हमने राइबोसोम्स को सर्कुलेट करा सेंट्रीफ्यूग मशीन में, तो कितनी पोजीशन पे, कितनी यूनिट पे राइबोसोम का सेडिमेंटेशन हो गया, उसके बेसिस पे हमने राइबोसोम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को सर्कुलेट करा तो वो बने 70S राइबोसोम। जब हमने 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को सर्कुलेट करा तो वो बने 80S राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं 70S। 70S राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेडिमेंटेशन यूनिट माइटोकॉन्ड्रियाज में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एस का मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट के अलावा जिस साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया था, स्वेडबर्ग, उनके नाम पे भी इसे बोलते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा साइटोस्केलेटन। देखिए गाइस, हमारी बॉडी में भी स्केलेटन प्रेजेंट है। स्केलेटन का काम होता है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करना। स्केलेटन के बिना वी कैन नॉट इवन स्टैंड। तो उसी तरीके से साइटो, साइटो मतलब सेल और स्केलेटन मतलब कंकाल। सेल का कंकाल या सेल का स्केलेटन को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये प्रोटीनिशियस कंपोनेंट्स हैं जिनमें इंक्लूडेड है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स। इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल में बहुत तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देना, सेल को मूवमेंट में हेल्प करना और सेल की शेप को बनाए रखना। ठीक है, जैसे स्केलेटन का काम हमारे शरीर में है, वैसे ही स्केलेटन का काम सेल में भी है। नेक्स्ट और लास्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेल है उसे फर्स्ट टाइम रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। ठीक है, जो भी मैं साइंटिस्ट के नेम बोल रही हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए, हमारे राइबोसोम और प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये डीएनए और राइबोसोम प्रोटीन्स को संयुक्त रूप से बोल दिया जाता है न्यूक्लियर मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब इस न्यूक्लियर मटेरियल को हमें माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है इसकी बेटर स्टडी के लिए। अब माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज को देखने के लिए हम किसी डाई या किसी कलर से उस चीज को कलर कर देते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल को कलर किया गया तो उसे बोला क्रोमेटिन। देखिए, हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था, तो क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, और ये कलर्ड स्टेट मतलब कलर्ड, ये कलर्ड न्यूक्लियर मटेरियल जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है, इसे कहा गया क्रोमेटिन। और ये फाउंड किया था वेल्थर फ्लेमिंग ने। मतलब वेल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन टर्म हमें दिया था, हमें बताया था क्रोमेटिन के बारे में। ठीक है, समझिए क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन इज द कलर्ड न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियस के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूटी में होती है। ये है आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाहर से क्या शुरू हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जगह जगह पर न्यूक्लियर एनवलप इंटरप्टेड होता है, यानी कि लगातार नहीं होता, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर किसका काम करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर काम करते हैं आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जाने के लिए। ये क्या बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं। समझ गए आप। देखिए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, तीन चीजें होती हैं हमारे न्यूक्लियस में, जिसमें से ये जो डीएनए है ना, ये न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है, उसके बाहर नहीं निकलता। लेकिन ये आरएनए और प्रोटीन जो है ये अंदर बाहर ट्रेवल करते हैं न्यूक्लियस से। तो ये ट्रेवलिंग किसके थ्रू होती है, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो न्यूक्लियर के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि लिक्विड मटेरियल इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियर मटेरियल और द लिक्विड मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म।
इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक तो क्रोमेटिन होता है, आपको समझ में आ गया, संयुक्त रूप से जेनेटिक मटेरियल को हमने क्रोमेटिन कहा, और एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये यहाँ पे पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी कि डीएनए आरएनए प्रोटीन कलर्ड। जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट है वो कंटिन्यू होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियोलस इज अ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। आई होप इट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। हमने जब राइबोसोम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि राइबोसोम बनता है आरएनए से। तो जो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए है, उसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। अब न्यूक्लियोलस में राइबोसोम के आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और राइबोसोम किस में इन्वॉल्व होते हैं? राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जिन सेल्स में ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उनका न्यूक्लियोलस लार्ज होगा और ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे कि एक सेल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। वैसे ही न्यूक्लियोलस भी एक सेल में एक से ज्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ दैट सेल, बिकॉज न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस हो रहा है आरआरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। इसके बाद नाम आता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स का। देखिए क्रोमोसोम्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेल डिवाइड होती है, सेल का डिवीजन होता है। तो जब सेल डिवाइड होने वाली होती हैं, तो उस समय हमें न्यूक्लियर मटेरियल ना दिखकर राइबोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। इन राइबोसोम्स कह रही हूँ, क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस मटेरियल इनविजिबल हो जाता है जब सेल डिवाइड होने वाली होती हैं। जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, न्यूक्लियर मटेरियल की जगह हमें क्रोमोसोम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स में क्या है? क्रोमोसोम्स में है डीएनए एंड जीन्स। जीन्स क्या होता है? जीन्स में होती है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो चीज, जो क्वालिटी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल डिवीजन के वक्त हमें विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स बने होते हैं प्रोटीन के और डीएनए के, और इनके ऊपर जीन्स भी लगे होते हैं, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा पूरा सेल चैप्टर। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको सब यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सेल समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि फ्रिक्वेंटली आपके लिए लेकर आऊं टॉपिक्स, और आपका जितना हेल्प हो सके मैं उतना करूं, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक से बस इतना ही। सेल चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यूज। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।